नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नेट का एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, नजदीक क्या सिर पे ही आ चुका है। और अब की बार एनटीए ने गड़बड़ी कर दी है कि सेंटर्स हैं वो काफी दूर दिए हैं। जो हमने ऑप्शन में भरे थे, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो सेंटर नहीं मिले हैं और उनका कोई ज्यादा समाधान की गुंजाइश भी ने के बराबर है। चलो जो भी हो, अगर हमारा लक्ष्य अड़िग है तो फिर हमें दूर जाना पड़े तो पड़े। तो आज हम इस नेट के एग्जाम को और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी जो रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज है उसमें हम इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन जो एग्जाम में आ सकते हैं। संभावना ये आ सकते हैं, बाकी तो जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन जो संभावित प्रश्न है उन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हमने नेट के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और झारखंड लेट पीजीटी है, उन पे भी अलग से बैचेज हैं वो शुरू किए हैं। तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप संपर्क करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है कि 3R 3R का मीनिंग क्या है? रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। ऑप्शन बी है रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज, रीयूज, रिड्यूज और रिसाइकल सी था, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि इस 3R का मीनिंग क्या है? सी बता रहे हैं आप, ए और सी दो बता रहे हैं आप। सी देखो, इसका जो 3R आर आर आर, पहले आर का मतलब है रिड्यूज, यानी कम मात्रा के अंदर ऊर्जा की खपत करना, या कोई भी संसाधन है, रिसोर्स है, उसकी कम मात्रा में खपत करना। फिर उसको रीयूज करने का प्रयास करना, यानी अगर कोई रिसोर्स है तो उसका दोबारा से प्रयोग करना। जैसे हम अगर पानी की बात करें तो पानी की में हम कह सकते हैं कि कम खर्च करें हम, फिर उस पानी को रीयूज करें। जैसे हम सब्जियां धोने में कम पानी का यूज करें, फिर हम सब्जी धोने के लिए जो सब्जी धोने का पानी है उसको हम पेड़ पौधों में डाल दें, या फिर उसे हम बर्तन वगैरह साफ कर लें। फिर तीसरा है रिसाइकिल। अब बर्तन धो लिए तो वो पानी बेकार है, किसी काम का नहीं है, लेकिन उस पानी को भी रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया है केवल पानी का, ऐसे हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं। तो 3R का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत आसान है, हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है सी, 1986। अब एक्ट बहुत सारे, मैंने कहा था कि एक्ट के बारे में हमें ईयर पता होना चाहिए, उनकी बड़ी बड़ी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट से संबंधित जो मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन पे अपने को पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कोई अन्य बातें वो सब अपने को पता होना चाहिए। ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वन संरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया? देखो, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, अपशिष्ट पदार्थों को लेकर, ई कचरा को लेकर, हर चीज को लेकर अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। तो हमें इन एक्ट के बारे में, सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कब बना और इसमें मुख्य प्रावधान क्या है। ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत अपने को पता होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आ रहे हैं ए और सी। ये तो हो ही चुका है, ये हो चुका है। 1972 भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1980 वन संरक्षण अधिनियम। मैं जल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वन संरक्षण अधिनियम। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 4 नंबर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हम जीवों की पहले हमने सोची, सॉरी, वन्य जीवों की हमने पहले सोची और वन के बारे में हमने बाद में सोचा। तो चौथे का क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1980, 1986, 1990। ए बिल्कुल राइट, 1972 के अंदर वन्य जीव। अब थोड़ा सा ही है, वन और वन्य जीव, बस इतना सा ही अंतर है। अब एक प्रश्न है, वो भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न है वो टिपिकल नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई बार हम उस आसान को भी भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। पांचवा बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका राइट आंसर आप दीजिएगा। पहला जो ऑप्शन आया है ए, फिर बी और डी, और जो राइट आंसर है वो आया ही नहीं है। आपने आंसर दिया है, बी दे रहे हो, ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपने नहीं दिया है। मैं कह रहा हूं ए, बी और डी ये राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होगी। अगर वही ग्रीन हाउस गैस बन गई तो मान लीजिए कि इस धरती का बेड़ा गर्क है। सभी ग्रीन हाउस, केवल नाइट्रोजन नहीं है, अगर नाइट्रोजन के साथ में कुछ ऑक्साइड वगैरह लगता है तब होता है। अब आप तो ऑक्सीजन को भी बोल दोगे कि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे ज्यादा है वो नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बहुत कम है एनवायरनमेंट के अंदर। पता होना चाहिए आपको, बेसिक सी चीज है कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, किस मात्रा में होती है। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैव घटक है? अजैव घटक है, बिल्कुल मैंने इजी प्रश्न लिया है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मिट्टी। क्या है? मिट्टी। 7 नंबर है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। अगर हम इनकी बात करें, अगर यहां पे क्वेश्चन आता ना 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, तो ऑप्शन आता बी, नक्सलवाड़ी इनसे भिन्न है। बाकी चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, ये
तीनों के तीनों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आसान सा है कि चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने यही कहा था कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। मैं पहले एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने जब पहली क्लास ली थी कि सुंदरलाल बहुगुणा भी है और साथ में इनके चंडी प्रसाद भी थे। तो चिपको आंदोलन है में इन्होंने ये बात कही थी कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। नक्सलवाड़ी है, एक अलग प्रकार का आंदोलन है। चारू मजूमदार और कान्नू सान्याल। नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर और गंगा बचाओ आंदोलन जी.डी. अग्रवाल। अब आप मिलान कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चिपको आंदोलन है वो 1973 में अनौपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी थी। बाद में 1994 में रेणी गांव के अंदर इसकी शुरुआत है वो दोबारा से होती है। आगे है 8 नंबर, भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अगर प्रश्न आ जाए कि NAAQM की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपके सामने। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत मौसम विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था 1984-85 के अंदर। आगे 9 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट के लिए लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक स्टॉकहोम सम्मेलन था, एक स्टॉकहोम समझौता था, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 9वें का क्या होगा? ए 1972, पर्यावरण की सुरक्षा 1952 में, जैव विविधता के लिए स्थान में, उत्सर्जन नियंत्रण 2015, सतत विकास हेतु। तो कौन सा है? ए 1972 में, और यहीं से पर्यावरण के प्रति जागरूकता है वो प्रारंभ हुई थी। 10 नंबर प्रश्न है कि जो निम्नलिखित सम्मेलन और आयोग दिए गए हैं उनको हमें सही काल क्रमांक में करना है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, मैं लास्ट प्रश्न में भी मैंने चर्चा की थी कि स्टॉकहोम सम्मेलन से पर्यावरण के प्रति चेतना है वो उभर कर आती है। फिर उसके बाद में विश्व संरक्षण रणनीति भी बनती है। 1987 के अंदर बर्टलैंड आयोग, जिसे पर्यावरण पे विश्व आयोग कहा जाता है, और फिर वैश्विक 2000 आयोग है। तो इनको हमें सही क्रम में बताना है, तो आपको पता चल ही हो गया होगा 1 2 3 4 ये इसका सही क्रम है। 1 2 3 4 इसका सही क्रम है। तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी और पहली बार पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो रहता है। 1980 में फिर एक इस पे विचार किया जाता है। 1987 के अंदर बर्टलैंड आयोग की स्थापना है वो की जाती है। 1980 के अंदर विश्व संरक्षण रणनीति बनाई जाती है। 1987 में पर्यावरण आयोग, और फिर 2000 में दोबारा से रणनीति बनाई जाती है। तो ये इनका सही क्रम है। आगे क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो बहुत महत्वपूर्ण ये एक्ट थे जो 19
97 के अंदर 1997 के अंदर 1997 के अंदर हुआ था। तो जैव विविधता की रक्षा, सतत विकास की योजना, ओजोन परत की मरम्मत। और बी है बिल्कुल राइट, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कानूनी रूप से मान्यता देना। आगे, रियो शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या थे? रियो शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या थे? UNFCCC, एजेंडा 21, जैव विविधता संधि, उपयुक्त सभी। तो 12वें का क्या होगा? सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। सारे ऑप्शन आ गए हैं, ए बी सी डी। तो सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो सारे ही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एजेंडा 21 भी था, जैव विविधता संरक्षण था भी, और इस पर UNFCCC हुआ था। इस पर मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, आगे क्वेश्चन है, अगर अभी बता दिया तो आगे है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये है जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? किसका परिणाम था? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, जैव विविधता पर कन्वेंशन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी चर्चा की थी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अभी चर्चा की थी हमने, यही तो चर्चा की थी हमने कि उपयुक्त सभी, ये इनके परिणाम थे। एजेंडा 21 निर्धारित हुआ, जैव विविधता को लेकर है वो इसमें विचार विमर्श किया गया। तो जो पृथ्वी सम्मेलन है तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं UNFCC। तो ये जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो, उसमें ये उभर कर आया था। तो इस सम्मेलन में के 3 प्रमुख दस्तावेज थे, UNFCCC, एजेंडा 21 और जैव विविधता की रक्षा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBU। आगे है 14 नंबर प्रश्न, स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है? स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है? अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। अब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो स्टॉकहोम समझौता है। ये किससे संबंधित है? ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। प्लास्टिक कचरे का निपटान, जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन कार्बनिक प्रदूषक POPs और परमाणु अपशिष्ट प्रबंध। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। क्या है? सी इसका राइट आंसर है। 2001 में हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन समझौता, और 2004 से ये लागू हुआ था। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POPs यानी दीर्घकालीन कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना या इनको नियंत्रित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो पता चल गया होगा स्टॉकहोम समझौता है वो किस बात को लेकर हुआ था। अब ये भी एक महत्वपूर्ण संधि है, बेसेल संधि।
जो बेसेल संधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसेल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसायनों की गुणवत्ता सुधार करना, पर्यावरणीय शिक्षा देना, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करना, पीओपीज की पहचान करना। तो पीओपीज की पहचान तो हम देख चुके हैं। गुणवत्ता सुधार करने के लिए संधि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर्यावरणीय शिक्षा देना तो हम सभी का उद्देश्य है। तो बचता एक है सी, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही। अभी जो पोल्यूशन है वो कुछ ऐसे वेस्टेज हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूज या रोके नहीं तो हर कोई देश अपना कचरा है वो दूसरे देशों में भेजने का प्रयास करेगा। तो ये संधि हुई थी बेसेल संधि 1989 के अंदर, 1992 में ये प्रभावी हुई। तो ये जो खतरनाक कचरा होता है विकसित देश ये ज्यादा करते हैं, और ये विकासशील देशों में जैसे कि बहुत सारी ऐसा हो सकता है कि कोई कबाड़ जो है वो वहां पर भेज देते हैं। हमारे यहाँ सेल लगती है जिसमें पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े हम खरीदते हैं जो अन्य लोगों के पहने होते हैं। आगे 16 नंबर की रोटरडेम कन्वेंशन किस प्रक्रिया पर आधारित है? रोटरडेम कन्वेंशन किस प्रक्रिया पर आधारित है? संयुक्त निगरानी, पूर्व सूचना सहमति, प्रतिबंधित व्यापार, कार्बन कर। बी, पूर्व सूचना और सहमति। ये होता है 1998 के अंदर, जिसमें खतरनाक जो रसायन हैं, कीटनाशक हैं, उनके सूचना पर होता है कि कहीं छिड़काव होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी है, प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, उनका सामना बहुत सारे देशों को करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस समस्या से मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक है टीडी। लगभग मध्य एशिया के अंदर ईरान से यहां से आती है, फिर पाकिस्तान में आती है और भारत में आती है, और ये फसलें चौपट कर देती है। टीडी जिसे हम राजस्थान में बोलते हैं मामा का घोड़ा। तो ये फसल को छोड़ती ही नहीं है, अगर किसी पेड़ पे बैठ गई, इनके हजारों लाखों की संख्या में झुंड आते हैं। अब इस प्रकार को रोकने के लिए केवल एक देश नहीं रोक सकता, पहले से ही सूचना है वो देनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से ये भी समझौता है वो हुआ है। आगे 17 नंबर, निम्न में से विश्व के मेगा जैव विविधता वाले देश कौन से हैं? मेगा जैव विविधता वाले देश कौन से हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाले देश कौन से हैं? तो जो बड़े देश है मुख्य रूप से, जिसमें भारत तो है ही है, जिनमें भारत है, ब्राजील है, चीन है, कोस्टा रिको है। 2 और 4 को छोड़कर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। जैव विविधता तो सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि जैव विविधता नहीं है, जैव विविधता सबके अंदर है, लेकिन मेगा बहुत ज्यादा। 18 नंबर है कि ISO 14000 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक होते हैं, तो कौन सा कथन है वो सही है? यह स्वैच्छिक पर्यावरण प्रबंध पद्धति है, ये पर्यावरण निष्पादन लक्ष्यों को बताती है। अगर किसी के पास ये ISO मानक होते हैं, अपने देखते हैं ISI हॉलमार्क, ISO 14000 प्रमाणक,
तो वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और डी है कि मानक संगठन होता है वो पर्यावरण संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक साधन प्रदान करता है। तो ये एक मैनेजमेंट है जो अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और 4। ए और 4 ये लक्ष्यों को नहीं बताता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस मार्क लग गया, होल मार्क लग गया, ऐसा भी नहीं है। तो 1 और 4 यानी डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल किसकी पहल है? द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी की बात की जा रही है, तो वो किसकी पहल है? 1987 के अंदर बर्टलैंड रिपोर्ट के अंदर आई थी। तो बिल्कुल राइट ए, संयुक्त राष्ट्र किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की है। 20 नंबर है भारत में हरित क्रांति के क्या प्रभाव हुए? हरित क्रांति का भारत में क्या प्रभाव है वो देखा जा सकता है। इसमें खेती की फसलों की किस्मों की, यानी जो वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें तेजी से वृद्धि हुई, उनकी संख्या में तेजी से कमी आई। अब धान की किस्में अधिक और गेहूं की किस्में कम हो गई। अब गेहूं की किस्में अधिक और धान की किस्में कम हो गई। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न है, जिसका ज्यादातर आप आंसर है वो ए दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हरित क्रांति 1966 में 65-66 के अंदर मुख्य रूप से खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता के लिए बनाई गई थी। तो इसमें खाद्यान्न फसलें हैं मुख्य रूप से धान यानी चावल, गेहूं यानी कणक, इन पे विशेष बल दिया गया। इससे क्या हुआ कि सब लोग धान और गेहूं की खेती करने लगे। जो अन्य किस्में थी फसलों की, उनमें तेजी से कमी आई, घट गई अन्य किस्में, बढ़ी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे है 21 नंबर, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह क्या है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य वजह क्या है? बहुत आसान है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीवाश्म ईंधन, कोयले का प्रयोग करते हैं। अभी भी भारत की लगभग कुछ सालों तक, 2-3 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, 80% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। अब हो सकता है कि 70-75 पे आ गया वो आंकड़ा। तो अब ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 22 नंबर है, आपका कार्बन पद चिन्ह मापता है। कार्बन पद चिन्ह किस चीज को मापता है? जितना कार्बन आपने ग्रहण किया है, अनिश्चित काल तक जीवित रहने के लिए आवश्यक जमीन, आपके कार्बन उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस, आपकी यात्रा का कुल योग, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया है। तो कार्बन पद चिन्ह मापता है बी, अनिश्चित काल तक जीवित रहने के लिए आवश्यक जमीन। 23 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? आपकी कमेंट है वो मैं नहीं ले पा रहा हूं, अभी एक क्लास और है। क्योटो प्रोटोकॉल के निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? जो ए पे होनी अभी, कौन सा कारण नहीं है? वह देशों को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करता है,
ये गंभीरता पूर्वक लागू किया गया है। ये विशिष्ट ग्रीन हाउस गैसें से जुड़ा हुआ है। ये सभी के लिए एक समान उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन से ही संबंधी है और इसके लिए इसने अलग अलग टारगेट दिए। देखो दुनिया में अलग अलग देश हैं, वो अलग अलग कार्बन उत्सर्जन करते हैं, यानी ये सभी पे, यानी सभी कार्बन उत्सर्जन की कमी का लक्ष्य वो प्रदान करता है। डी 1997 के अंदर हुआ था। आगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी से जुड़ा कौन सा कारण नहीं है? यह शोध का प्रावधान है। यह समय समय पर समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें कई देशों के वैज्ञानिक सम्मिलित है। यह यूएनएफसीसी की बैठकों के लिए आधार प्रदान करता है। तो ये सब इसमें है। ये शोध का प्रावधान करता है, ये सही नहीं है। ए गलत हो रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि ये क्वेश्चन नए हैं, तो इसलिए हमें इन सब के बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं रहती। 25 नंबर है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? अब लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो ए इसका राइट आंसर है, या बी है, या सी है, या डी है? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है, पिघलना बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। अब कई मौसम में चरम स्थितियां बन रही है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत वर्षा, इस प्रकार से। और वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये सही है। अब जैसे ही जीवाश्म ईंधन जलाना बंद करेंगे, वैश्विक तापमान में वृद्धि रुक जाएगी। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसके परिणाम आने में समय लगता है, इसके परिणाम आने में समय लगता है। ऐसे नहीं है कि आज रोकेंगे तो आज ही तुरंत ही है वो तापमान में कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पर्यावरण के इफेक्ट लंबे समय बाद में आते हैं। 26 नंबर है, वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि को निम्न में से सीमा वास्तव में सही है? मुख्य रूप से जो हमारा, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है कि जो पेरिस समझौता है या जो हमारे समझौते हुए हैं, उसमें पूर्व औद्योगिक स्तर से पर्यावरण जो औसत तापमान वृद्धि है उसमें कितनी कमी लाने का प्रयास है वो किया गया है। थोड़ा सा इसमें ये मैं जोड़ना चाहूंगा, तो क्या होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी का प्रावधान है, वो सीमा है वो निर्धारित की गई है। 27 नंबर है, ओजोन परत के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है? यह पूरी तरह से अपनी पूर्व अवस्था में आ चुकी है। यह यूवी परावैंगनी किरणों को सोख लेती है, यह विकेंद्रित करती है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कथन सही है, लेकिन अभी भी ये अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आई है। हाँ, कुछ जो छेद थे ओजोन परत के अंदर, जो ध्रुवों के अंदर ज्यादा थे, वहां उनमें कुछ सुधार हुआ है। आगे है 28 नंबर, ओजोन पटल के 6 पर निम्न में से कौन सी सबसे अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो अंतरराष्ट्रीय संधि है वो
ओजोन क्षय को रोकने के लिए हुई है। तो ऐसी संधि कौन सी है? अट्ठाईसवें का क्या होगा राइट? क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। डायरेक्ट तो देखो, डायरेक्ट जो है वो पूछा गया है, बाकी तो जब कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तो निश्चित रूप से ओजोन पटल में क्षय है वो रुकेगा। तो ए इसका राइट आंसर है कि जो संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसमें ओजोन परत पर ही डिपेंड है। अब जो इसमें बी है ऑप्शन में क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये भी कार्बन उत्सर्जन को करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहां मेरा तो तात्पर्य कि डायरेक्ट कौन सी है। 29 नंबर है, अम्ल वर्षा होती है जब वर्षा में अम्ल घुल जाता है, मानवों द्वारा उत्सर्जन, वायु प्रदूषण कण वातावरण में पानी की बूंदों में घुल जाते हैं, सी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें हैं, डी तत्वों का विचलन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी कि कार्बन उत्सर्जन में है, जो कार्बन प्रदूषक होते हैं वो जल के साथ घुलकर नीचे आ जाते हैं। आगे है 30 नंबर, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का असर नहीं है? अम्ल वर्षा का असर नहीं है। पेड़ों की कमी, पेड़ों की उपजाऊता में कमी, मिट्टी की अत्यधिक क्षारीयता होना, झीलों की जिंदगी खत्म होना, तो क्या है? क्षारीय होना। क्षारीय और अम्ल एक दूसरे के विपरीत है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 30। अभी थोड़ी देर में ए पे दोबारा से क्लास होगी, जिसमें हम 40 इन्वायरमेंट से संबंधित 40 क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।